अभी मैं उड़ जाऊं तो मेरी आवाज आवे कि नहीं देखिए। किसमें? इसमें? हाँ विवाह आवाज और म्यूट करो तो आवाज आवे ना ना अनम्यूट करके युक्त है नहीं आवाज आवे कि नहीं आवाज ना। मैं तो वो बंद कर रखा है और इसकी आवाज कम कर रखी है। मेरे को पूरी हाँ आवाज बोल हेलो हाँ ना कितना पार्टिसिपेंट हो गया देखिए एक बार ना मैं वैसे क्यों करना ब्लूटूथ ऑफ करके ना और फिर से कनेक्ट करके देख ले मिनिमाइज ना करिए इसमें टाइम क्या है इसने बंद करो ओड़ा भी बंद कर ठीक है मीटिंग एंड करिए पावर ऑफ हो गई इसने पावर ऑन कर ब्लूटूथ में जा पावर ऑन ठीक है उसमें मिनिमाइज कर इसमें कर दे कनेक्टेड क्या है कनेक्टेड हो गया हाँ ये बाव देना इसके अंदर वाली कोई आवाज तो म्यूट करा के देना वैसे तो मैं अनम्यूट कर एक बार अच्छा अनम्यूट करा अनम्यूट करेगा रुक तो जाए उसके में आ जाएगी कोई खोल ले तुम बोल देते गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर विजयपाल आवाज बराबर आ रही सर आ रही है सर आवाज आ रही है सर आपकी ओके गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर राजीव तोमर गुड मॉर्निंग सर सुखविंदर कौर ओके वेलकम गुड मॉर्निंग सर अनिल कुमार एसएसबी से सर ओके वेलकम गुड मॉर्निंग सर अक्षय राठी रेसलिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग गुड मॉर्निंग सर संतोष यादव हाँ बेटा लेके सूख जाता गुड मॉर्निंग सर रणवीर सिंह महाराष्ट्र से आपकी आवाज सुबह आ रही है गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आपका स्लो है सर प्रदीप सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर राकेश चंडीगढ़ चंडीगढ़ से जावास गुड वेलकम गुड मॉर्निंग ऑफिसर गुड मॉर्निंग अनिल एसएसटीवी मॉर्निंग सर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर सुजीत मान चालू गुड मॉर्निंग सर मुकेश क्या नमस्ते जी मनोज कुमार नमस्ते सर गुड मॉर्निंग महावीर प्रसाद आए हैं आई थिंक गुड मॉर्निंग गौरव गुड मॉर्निंग सर वेलकम गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग संजय फ्रॉम महाराष्ट्र अमरावती गुड मॉर्निंग यादव सर वेलकम जमाल सर वेलकम सर गुड मॉर्निंग सर अजय सिंह बॉम्बे वेलकम बॉम्बे से नमस्कार सर अनिल मान मनोज सर अनिल वेलकम अनिल मान गुड मॉर्निंग सर नमस्कार आवान सर भी आए गुड मॉर्निंग सर नरेंद्र सिंह निरंजन वेलकम कैसे बात करते हैं सर अशोक सर तेलंगाना हाँ तेलंगाना वेलकम सर बस गुड मॉर्निंग सर क्लिक कर दे मनोज खत्री भी आ गए गुड नमस्ते सर सर
गुड मॉर्निंग सर। भूपेंद्र सिंह yes. गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ना पड़ा है। गुड मॉर्निंग सर। संजय तिरस्कर फ्रॉम अमरावती। शुरू हो गया था गुड मॉर्निंग सर, राजेश हिसार। राजेश वेलकम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ क्या चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सोनीपत सर। बच्चे का महावीर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है ओपी। सगळ्यांची लहान निघल रे 500 शेअर वाले किलो गुड मॉर्निंग। डाला हाँ एक सभी को मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। है ना गुड मॉर्निंग जो आगे हाँ जगह था हाँ काय नहीं हाँ वाला गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। Good morning, sir. मॉर्निंग चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज का हो सकता है मेरे को आवाज बराबर नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। अरे लॉकडाउन करेंगे तो सब बंद हो जाएगा। आवाज लॉक करिए नहीं, सर। आवाज म्यूटेल करिए, सबकी आवाज सही आएगी। मैं आप सबको ऑल करके फिर मैं बताऊंगा। अगर आवाज कम होगी तो नीचे करूंगा। वो ठीक है, मेरा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका तो कर दिया मैंने। चलो ओके शुरू करें क्या। अब आपकी आवाज नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है क्या। मेरे को थोड़ा इशू लग रहा है तो उठाइए। गुड इट विल डू आई थिंक। मेरे ये इसमें नहीं कर रखा। ओके सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। 275 ने ज्वाइन किया। 1-2 मिनट हम जनरल टॉक करते हैं। सिर्फ मेरे बातों का हाथ उठा के जैसे आप बोलेंगे। कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में हो रहे हैं। अमेरिका सही है क्या। अमेरिका सही है। अमेरिका में यस गुड अमेरिका में हो रहे सबसे ज्यादा। तो हमारा देश अभी भी सही है। अभी तो अब तक तो सही चल रहा है। मतलब सही माने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे हैं हम। वो इसलिए कि हम सब लोग ध्यान रख रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोग स्टे इंडोर्स ना, घर के अंदर ही रहें। ये टाइम भी निकल जाएगा, बाद में हम कर लेंगे बाकी काम। तो इंडोर रहें और हाथ वगैरह वॉश करते रहें। बस ये चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा शायद। और गैदरिंग में ना जाएं। कुछ सोशल फंक्शन है जो
उनको पोस्टपोन कर दो, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अपना टॉपिक आज का टॉपिक तो न्यूरल पाथ पे हम बात करेंगे वार्म अप के बारे में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे कुछ लोगों के स्टांस के बारे में, और अच्छे भी लगे मेरे को क्वेश्चंस। रमनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। तो उसमें एक क्वेश्चन ये था, एक अच्छा आइडिया भी था उनका, कि शायद बयानी से अरिंदर या उनका नाम हेमंत है, शायद हेमंत को सब ने भेजा था कि हम जब स्टांस डेवलप होता है उसमें हाइट का भी रोल होता है क्या? सतन हाइट है तो उनको कौन सा स्टांस अडॉप्ट करना चाहिए? मींस डज हाइट मैटर्स इन स्टांस? यस इट डज। हाँ, ये करती है, हाइट मैटर करती है। ऐसा देखा गया है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है हाई स्टांस की तरफ जाने के चांस रहते हैं, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है स्टांस में, वन ऑफ द फैक्टर है, कई फैक्टर्स में से एक है ये। आप हाइट की देखें ना तो 5'8" की रेंज में, जॉर्डन की भी 5'8" है, अपना बजरंग की भी लगभग इतनी है, दत्त की भी शायद इतनी है, 5'8", ऐसे 7'6" ऐसे ऐसे हैं। लेकिन जॉर्डन जो है अपने स्टांस को इतना, मिडिल स्टांस को या मीडियम स्टांस, एक ही नाम होता है, मिडल या मीडियम भी बोल सकते हैं उनको, मीडियम स्टांस से बहुत स्मूथली शिफ्ट करता है लोअर स्टांस में, ट्राइपॉड स्टांस में। दत्त बहुत बढ़िया एग्जांपल है, योगेश्वर दत्त मिडल से हाई से मिडल जा रहे हैं, मिडल से लो में जा रहे हैं, ट्राइपॉड में जा रहे हैं, बहुत अच्छा शिफ्ट करते हैं। बजरंग थोड़ा शिफ्ट नहीं कर पाते, ये मेरी कुश्ती की जो समझ है वो मैं बता रहा हूँ, और इसलिए बजरंग के पास कुश्ती थोड़ा कम रह जाती है। जितने ज्यादा आप डिफरेंट स्टांस में शिफ्ट कर पाए हाइट वाले के हिसाब से, उससे आपकी रेसलिंग बढ़ जाती है, आपकी स्कोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन किसी ने क्वेश्चन किया था उनका, कोई रेसलर, सर मिडिल में लड़ता है, लो में भी लड़ता है। जब मैं कहूं कि मिडिल और लो में भी लड़ता है, दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन। आप मिडिल से शिफ्ट करना, लो से मिडिल में शिफ्ट करना, और मिडिल से हाई में जॉर्डन बहुत अच्छा शिफ्ट करता है, ब्लास्ट वगैरह टेक्निक के लिए जाता है। तब हाई स्टांस से लो में शिफ्ट करना मुश्किल होता है, लो वाला ऊपर शिफ्ट कर सकता है। ये मैं हाइट के बारे में कर रहा हूँ थोड़ी सी बात। किसी ने क्वेश्चन डाला, हाइट मैटर तो करता है, यस इट डज मैटर करता है, लेकिन और भी फैक्टर है। जैसे एक फैक्टर और मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने रेसलर को मोशन पहले सिखाए हैं या स्टांस या टेक्निक, ये जरूरी है। कई बार हम मोशन या स्टांस की ड्रिल नहीं कराते, बच्चे को सीधा टेक्निक सिखा देते हैं अखाड़े में पहले दिन, और टेक्निक सीखने से कोचेस वो अपनी टेक्निक के हिसाब से स्टांस डेवलप कर लेता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर आपने उसको टांग मारना सिखा दिया डायरेक्ट में, तो वो हाई स्टांस रखेगा, टेढ़ा टेढ़ा लड़ेगा, उसका स्टांस ही वैसा हो जाता है। अगर आपने लो लेग की गट्टे में जाना, डाई करना सिखा दिया, उसको सीख गया, वो पहले मोशन मूवमेंट्स डेवलप नहीं किए, वो टेक्निक सीख गया, तो वो उसका स्टांस वैसा ही हो जाता है, दूर दूर घूमेगा, लो में रहेगा और कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका स्टांस वो हो जाता है। लेकिन वर्सेलिटी ऑफ स्टांस है ना, वर्सेलिटी मतलब स्टांस, वर्सेलिटी का मतलब होता है वर्साइल, यानी
एक स्टांस से दूसरे में शिफ्ट करना, ज्यादा स्टांस की कैपेसिटी रखना, वो मर जाती है अगर आप पहले उसको टेक्निक सिखा देते। इसलिए पहले छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल के आए, उनको रेसलिंग मूवमेंट्स पहले सिखाओ, मोशन पहले सिखाओ। अगर फिर टेक्निक्स डेवलप करता है, जैसे भी एक्सपोज करोगे उसको, उसके पास रेसलिंग ज्यादा होगी, उसके पास रेसलिंग ज्यादा होगी। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मूवमेंट्स और मोशंस जो हमने बात की ना, न्यूरल पाथ्स, वो हम वार्म अप में ही डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टांस के बारे में मैं इतना बोला। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि वेट भी मैटर करता है, एक फैक्टर होता है। जो हाई स्टांस है ना, वो चल सकता है थोड़ा हैवियर वेट कैटेगरी से, क्योंकि सब लोग के पास मोशन कम होता है। जब मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को याद दिला रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, वी नीड ट्रांसलेटरी मोशन, जगह छोड़ने वाला मोशन, वो बहुत जरूरी है। और वो डेवलप होता है अगर पहले फंडामेंटल्स उसके, रेसलिंग मूवमेंट्स उसके, मोशन उसका डेवलप हो जाए बच्चे का, मे बी 5 मंथ 6 मंथ्स अर्लियर ट्रेनिंग में, फिर वो लंबे टाइम चलता है। मैंने स्टांस के बारे में थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चंस आए उनके हिसाब से और वैसे डिस्कस किया, लेकिन आज का डिस्कस वार्म अप के ऊपर है। लेकिन वार्म अप पे डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है गाइस? ये बात भी सोचने है कि व्हाई वार्म अप इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। हम तो कोचेज हैं, सब वार्म अप के बारे में क्या डिस्कस करें, हम करते रहे। वार्म अप पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वार्म अप हम हर रोज करते हैं, वी डू वार्म अप एवरी डे, और दिन में कई बार करते हैं। जो चीज बार बार करते हैं, ऐसा ना हो कि वो रिफ्लेक्स पे चली जाए और वो गलत हो, तो आपकी रेसलिंग को लिमिट करती है, वो लिमिट कर देती है। इसलिए वार्म अप पे डिस्कस करना जरूरी है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। एक वार्म अप पे हम डिस्कस करें उससे पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल आप लोगों के लिए न्यूरल पाथ के वीडियो बनाने में गया, मैं और मेरी वाइफ, तो वो हम बना नहीं पाए, वी कुडंट मेक इट। और लेकिन वहां क्योंकि मैट पे चले गए थे, तो कुछ मैट का काम हमने किया और उसमें स्टांस को एनालाइज किया, उस वीडियो से। उसमें जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपने भी अप्लाई करनी है अपने कैरियर में, कि एक रेसलर को जब एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो उन लाइंस पे सोच के करना चाहिए। तो आपकी जो कोचिंग का जो प्रोफेशन है, ज्यादा टेक्निकल होगा, ज्यादा वाइड होगा। कैसे एनालिसिस करते हैं, उसमें स्टांस का थोड़ा था, न्यूरल पाथ का भी था, हम दोनों उसमें थे, इसलिए पहले वो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा था, एग्जाम्पल्स उसमें जिस भी रेसलर्स का मैंने नाम लिया, उसका वहां पर मेरा पर्पज सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने का है, और कोई पर्पज उसमें नहीं है। तो मेरे को उनका नाम लेने के लिए एक्सक्यूज करें। वो वीडियो आप है ना थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान से उसकी आवाज का थोड़ा सुने, उसके बाद हम बात करेंगे वार्म अप की। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हम वार्म अप पे ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हमने बोल दिया अभी टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर बदल गए हैं रेसलिंग के, ऐसा हमको लग रहा है। अगर टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर बदल गए हैं, जब हम चीजें चलती आ रही हैं, तो वार्म अप के बदलने के भी चांस रहते हैं। और वार्म अप तो हर रोज करते हैं, वार्म अप तो मिस ही नहीं करते।
तो ये जरूरी हो जाता है कि हमारा वार्म अप जो है हमारी रेसलिंग की, आज की कुश्ती की जो एमएलटी है उसमें फिट होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात भी है कि उसमें फिट होना चाहिए ना एमएलटी में। मीन्स आवर वार्म अप शुड फिट इनटू द एमएलटी ऑफ करंट रेसलिंग। ये तो बात सही है। तो हम कैसे फिट करेंगे उसको, उसके ऊपर वार्म अप पे डिस्कस करेंगे हम। और उसको हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, वार्म अप का एक स्ट्रक्चर क्या हो, बनावट क्या हो, फिर वार्म अप की बनावट क्या हो वार्म अप की, वो मैं एक आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए वार्म अप में, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वार्म अप में माइल्ड स्ट्रेच ही करेंगे। पहला पार्ट 1 से 2 मिनट का। बच्चा आपका हॉस्टल से आया, घर से आया, 1-2 मिनट लाइन अप करके आप जो हाजिरी वगैरह लेते हैं, हाजिरी अटेंडेंस लीजिए। जब वार्म अप करते हैं तो 1-2 मिनट जहां जकड़न महसूस कर रहा है, अंगड़ाई तोड़ना, ये सब करते हैं। उसके बाद 1-2 मिनट ये दे दीजिए। उसके बाद 8 से 10 मिनट टेम्परेचर रेज का काम होता है। दूसरा, पहला काम माइल्ड स्ट्रेच, हल्की स्ट्रेचिंग देना 1 से 2 मिनट, फिर 8 से 10 मिनट टेम्परेचर रेज, यानी बॉडी का तापमान 1 से 1.5 सेल्सियस के बढ़ाना होता है हमें। वो आसान एक्सरसाइज से बढ़ाते हैं हम, जैसे रनिंग, जॉगिंग, ऑन द स्पॉट रनिंग, ऐसा हल्का गेम ऐसे करके बढ़ा लेते हैं। लेकिन आपको कैसा पता चले कि टेम्परेचर बढ़ गया? जब पसीना फूटे पहली बार तो समझ लो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है। उसके बाद फिर तीसरा पार्ट करेंगे हम मेजर स्ट्रेचिंग का। मेजर स्ट्रेचिंग मतलब कभी भी मेजर स्ट्रेचिंग बगैर टेम्परेचर रेज के नहीं करनी चाहिए, कभी भी। जो मेजर स्ट्रेचिंग है वो टेम्परेचर रेज के बाद ही करें। मेजर स्ट्रेचिंग में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट जो है वो न्यूरल पाथ का है। वो आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्या बला है, क्या चीज है, वो लास्ट में करना है आपने। ध्यान रहे, ये जो ऑर्डर है ना आप चेंज नहीं कर सकते। माइल्ड स्ट्रेचिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर रेज करेंगे, फिर मेजर स्ट्रेचिंग करेंगे, लास्ट में न्यूरल पाथ करेंगे। न्यूरल पाथ स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हो चुकी है एंड विल डिस्कस थोरोली। लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था, वो वीडियो मैंने बनाया तो था के लिए, न्यूरल पाथ के लिए, लेकिन वहां स्टांस का जिक्र आ गया बीच में, तो वो स्टांस समझने भी आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको शेयर करता हूँ उसको, आप उसको देखना। ओके, थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं जा रहा हूँ। आप तो के बारे में बात कर रहे थे कि हमने आवाज आ रही है क्या इसकी? सर्वर हाथ उठाओ, आवाज आ रही है या गुड? हमारे सुनो इसको सर्वर के स्ट्रक्चर्स में ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। लेकिन ये होता क्या है, देखिए कुछ रिसर्च ऐसा बोल रहे हैं कि आप कोई भी साइकोमोटर वर्क करते हैं, जैसे आपकी कोई फिजिकल परफॉर्मेंस है, तो जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं आप, उस मूवमेंट्स को अगर स्टिमुलस देके उसको स्टिमुलेट कर देते हैं आप परफॉर्मेंस से पहले, तो आपके परफॉर्मेंस बढ़ने के चांस रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, समटाइम आपने कोग्निटिव परफॉर्मेंस देनी है, सच एज लेक्चर देना है, टास्क में जाना है,
तो आप लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं, थोड़ा सा मैं दोहरा लेता हूँ अपनी चीज़ों को। वो दोहराना एक सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस देना होता है। जब कॉग्निटिव परफॉर्मेंस देते हैं तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट को स्टिमुलेट करते हैं। जब फिजिकल एस्पेक्ट है या साइकोमोटर भी बोल सकते हैं इसको, वो परफॉर्मेंस देना है तो उस एस्पेक्ट को स्टिमुलस देते हैं। इस टाइम में 8-10 न्यूरल पाथ के जो एक्शन है, अगर आप उनको दोहरा लें बाउट से पहले, टेक्निक प्रैक्टिस से पहले, टेक्निक ट्रेनिंग से पहले, टैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले, स्पारिंग से पहले, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने न्यूरल पाथ्स को वार्म अप में डाला है। अब हम कोशिश करेंगे कि वो 8-10 मोटर एक्शन जो जहाँ से कुश्ती निकलती है आपकी, वो कौन से हो सकते हैं, विच आर पॉसिबल मोटर एक्शन फ्रॉम वेयर योर रेसलिंग ओरिजिनेट्स। हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टांस जो है फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 3 तरह के होते हैं। उन तीनों स्टांस में हम मोटर एक्शन निकालेंगे जिनको आप हर रोज वार्म अप में दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर रोज दोहराएंगे तो वो आपके रिफ्लेक्स लेवल पे आ जाएंगे और फिर आपको सोच के वो नहीं करने पड़ेंगे। देखते हैं कौन से वो एक्शन है। जैसे हम ऊपर से शुरू करते हैं। अगर आप हाई स्टांस में लड़ते हैं, तो आपके जो टेक्निक तो रिफ्लेक्स एक्शन पे है, रिफ्लेक्स लेवल पे है आपकी, लेकिन अगर आपके ये 2 एक्शन रिफ्लेक्स लेवल पे नहीं है तो कभी भी मार खा सकते हैं। ये 2 एक्शन कौन से हो सकते हैं? आपका हाई लेग एक्शन, जैसे ही ओपनिंग दिखाई दे, हाई स्टांस में नी चॉपिंग या हाई लेग एक्शन के लिए आपको एकदम से रिएक्शन करना चाहिए। जैसे ही ओपनिंग मिले रिएक्शन करेंगे आप हाई लेग एक्शन। अगर ये आपके बार बार रिवाइज करेंगे इसको वार्म अप में, एवरी डे इन द वार्म अप यू पुट दिस एक्शन, तो आपकी रिफ्लेक्स पे चला जाएगा। यहाँ से दूसरा एक्शन होता है थंब ब्लॉक। आपका अगर थंब ब्लॉक का एक्शन रिफ्लेक्स पे नहीं है तो आप कभी भी पाँव से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर रिफ्लेक्स पे है, आप जैसे ही अपोनेंट आपकी तरफ हाथ करेगा, एकदम से आपका हाथ आगे जाएंगे और पाँव पीछे जाएंगे, आपके हाथ आगे जाएंगे, पाँव पीछे जाएंगे। जैसे एक बनाना प्लीज, ये मेरी वाइफ, इसका ही हेल्प ले रहा हूँ। मेरे पाँव की तरफ वैसे हाथ करते, ऐसे नहीं आता, बस ठीक है। जैसे इवन आप वैसे लाइफ में आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपके पाँव की तरफ हाथ करे, इमीडिएटली रिफ्लेक्स आएगा, तो आपको ये 2 एक्शन हम वार्म अप में डालेंगे। देखिए, आप मिडिल स्टांस में लड़ते हैं। मिडिल स्टांस फ्री स्टाइल का एक अच्छा स्टांस है। जो मिडिल स्टांस में लड़ता है और वो लो स्टांस से अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, उसके पास रेसलिंग बहुत हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ हाई स्टांस में लड़ रहे हैं, मिडिल में नहीं जा पाते, लो में नहीं जा पाते, आपकी रेसलिंग कम हो जाती है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, योगेश्वर दत्त हाई स्टांस से हाथ मिलाता है, लेकिन बहुत जल्दी मिडिल पे जाता है, उसकी रेसलिंग उसके पास बढ़ जाती है
और मिडल से ट्राइपॉड में, लो में लिंगेश्वर के पास बहुत ज्यादा रेसलिंग है। बजरंग हाई स्टांस से हाथ मिलाता है, हाई स्टांस से ही टेक्निक करता है, इसलिए अटैकिंग की रेसलिंग कम हो जाती है। सुशील मिडिल स्टांस की हेल्प लेता है, मिडिल स्टांस बनाता है, लेकिन वो मिडिल स्टांस बनाते हैं जिस तरह मेरी कुश्ती की समझ है, यहां से हाइट कम करके, नी से नहीं करते। दत्त नी से करता है, एल्बो जाती है उसकी वहां यहां तक। सुशील यहां से जाता है, यहां से स्टांस को मिडिल में लेके जाता है। उससे सुशील को अटैक में फायदा होता है। डिफेंस में पांव जब कोई गट्टे पे आएगा तो यहां से जो स्टांस करता है वो नहीं बच पाता, यहां से जो कर लेगा, वेट को शिफ्ट कर लेगा के, ये बच पाएगा। एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब आप हाई स्टांस में हैं या ग्रीको में हैं, ग्रीको में या हाई स्टांस में हैं, तो आप यू आर हैवियर ऑन फिट बोलते हैं इसको, हैवियर ऑन फिट, यानी आपका वेट बेस में है और पाँव पे वजन है आपके, आपका वजन आपके बेस में है, पाँव के ऊपर है, यू आर हैवियर ऑन फिट। जब हैवियर ऑन फिट हैं तो बजरंग के पास कोई पाँव में अटैक के लिए आता है, क्योंकि हैवी ऑन फिट है, इसलिए पाँव को पीछे नहीं कर पाते। उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये जाता है कि मैं इनको जल्दी उठा लूं, क्योंकि अगर आपकी साइंस का प्रिंसिपल है कि अगर आपका वेट अपना बेस में है तो लिफ्टिंग वाली चीज अच्छी कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक बात ये देखनी है कि आप, कई बार हम ऐसे करके स्टांस को मिडल में ले आते हैं, मीडियम स्टांस बना लिया हमने, लेकिन अभी भी मैं हैवियर ऑन लाइक फिट पे हूँ, फिट पे वजन रख रहा हूँ। कृपा सिंह भी ऐसे ही था जब मैंने उसकी कुश्ती देखता था उस टाइम पे। ऐसे में आपकी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कम हो जाती है। आपको अगर मीडियम स्टांस में आप लड़ रहे हैं तो आपके न्यूरल पाथ्स के 2 रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, जरूर पक्का होने चाहिए। यहाँ से आप नी ड्रॉप के एक्शन से इजीली निकलने चाहिए। नी ड्रॉप एक्शन ये होता है, इसको हमने वार्म अप में डालना है। इसको वार्म अप में करने से आपका कंफर्ट बढ़ जाएगा यहाँ से निकलने का, क्योंकि मीडियम स्टांस वाला नी ड्रॉप करके अटैक कर सकता है पाँव पे। गीता थी और भी अटैक कर सकते हैं, वो दत्त भी जा सकता था। नहीं तो आपको चोपिंग करनी पड़ती है, नी चोपिंग करते हैं जैसे बजरंग भी करता है। यहाँ से उठाएगा, अगर चला भी जाएगा नी ड्रॉप कर भी देगा, यहाँ से पाँव पकड़ेगा और उठाएगा, क्योंकि उठाने वाला ज्यादा उसमें स्वभाव है, क्योंकि वेट बेस में है। यहाँ से सिर्फ नी ड्रॉप एक्शन ही नहीं, आपके पास अगर मिडल में है आपके पास स्प्राल भी होना चाहिए। हाई स्टांस वाला स्प्राल नहीं करता कभी भी, हाई स्टांस वाला थंबलों कर सकता है, या फिर दूर है तो अपोनेंट वैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, क्योंकि वेट उसका बेस में है, वेट को ड्रॉप नहीं कर सकता आगे। अगर मेरा वेट आगे है मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अपोनेंट को, रोक सकता हूँ उसको। तो ये 2 एक्शन हमने यहाँ पर किए। मिडिल में अगर हैं आप, मीडियम स्टांस अडॉप्ट कर रखा है, वहाँ से और भी रेसलिंग आपके पास, फायरमैन कैरी कर सकते हैं, बबल लूप कर सकते हैं, यहाँ से नी स्पिन कर सकते हैं। हाई स्टांस वाला
चॉपिंग करेगा यहाँ के नीचे, उठाएगा, लेकिन मिडिल स्टांस वाला यहाँ जाएगा, स्पिन करेगा, अपोनेंट के पीछे आ जाएगा। ये फर्क होता है। इसके साथ अगर आपके पास मिडिल स्टांस है, आपको आर्म ब्लॉक आना चाहिए, आर्म ब्लॉक आना चाहिए। कई बार लो स्टांस के बच्चे आते हैं, जॉर्डन है या दूसरे कई है, पसंद के भी आते हैं नीचे, तो ये भी आपके न्यूरल पाथ में आना चाहिए। डूचिंग, आपको लेवल चेंज करके कोशिश करनी चाहिए अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की। जैसे ये लेवल चेंज बोलते हैं सब, लेवल चेंज। दूसरा इसी में स्प्लिट लेग, स्प्लिट लेग, स्प्लिट लेग जॉर्डन बहुत अच्छी करता है। इसके बाद आता है कुछ आपके मूवमेंट ऐसे भी होने चाहिए जो ढाई के लिए, आप जैसे ही मैं बता रहा हूँ ढाई मारने के लिए लो स्टांस वेरी गुड, हाई स्टांस से ढाई नहीं कर सकते, लो स्टांस में जाना पड़ेगा और उसके साथ अपोनेंट से गैप बनाने पड़ेगा, तभी आप ढाई कर सकते हैं, तभी आप ढाई कर सकते हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस न्यूरल्स में हमने डालने चाहिए, न्यूरल वार्म अप में, और उनको करने का तरीका जो है, उनको 30 सेकेंड रेस्ट, फिर 20 सेकेंड रेस्ट, उसके बाद 10 सेकेंड। ये बच्चे को पहले सिखाने चाहिए, फिर वार्म अप का हिस्सा बनाना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी रेसलिंग उनके बगैर स्पारिंग के ही डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये जो मोटर एक्शन है ये आपके टेक्निक्स का पार्ट है, प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब कोई चीज होती है उससे पहले होने वाली, ये प्रीएम्बल है आपके, यानी इनसे रेसलिंग निकलेगी। अगर मेरा नी ड्रॉप अच्छा है, अगर मेरा नी ड्रॉप अच्छा है तो मैं मिड की सिंगल, मिड की डबल, कैरी, दो ही पट जा सकता हूँ। अगर मेरा स्पिन अच्छा है तो मैं नी स्पिन कर सकता हूँ। जैसे मेरा जैसे ये है पोजीशन, मेरा अगर नी ड्रॉप अच्छा है, नी ड्रॉप अच्छा मैंने वार्म अप में कर रखा है, हर रोज करता हूँ, तो यहाँ तक देखो मैं चला गया, मेरे लिए उठना इजी है, क्योंकि कंफर्ट लेवल पहले से ही मेरा है, मेरे रिफ्लेक्स पे है वो एक्शन, मैंने होल्ड लेना सिर्फ। तो इनको हमें वार्म अप में डालना चाहिए। बाद की डिटेल की बात हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, आपको काफी मैंने रोक के रखा। जो ये वीडियो में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक एंगल दिया कि रेसलिंग को कैसे एक रेसलर को एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ये कोचिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का उसका पार्ट नहीं है, टीचिंग का। आप एनालाइज कैसे करें अपने बच्चे के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, स्टांस को एनालाइज करना अपने रेसलर का बहुत जरूरी है कि जो टेक्निक उसकी निकल रही है क्या वो स्टांस को सूट करती है। इस लिहाज से मैंने यहाँ आपको, आपका दिमाग इस तरफ ले जाने की कोशिश की। और इस वीडियो में थोड़ा सा ये भी है कि कुछ हमने वो मूवमेंट
हमने न्यूरल में डालने हैं जहां से रेसलिंग निकले, और वो रिफ्लेक्स पे लेके जानी चाहिए, रिफ्लेक्स पे लेके जानी चाहिए। तो अब वार्म अप पे आते हैं कि इसको सेट कहाँ करेंगे वार्म अप न्यूरल पाथ को। तो मैं दोबारा से आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। I just repeat in English. Through video, I try to make you understand the analysis of a wrestler. Means how you should do analysis of your wrestler. Whether your winning combination of your wrestler suits his or her stance or not. You think on those lines. If it does, it's okay. If it doesn't, तो उसको नुकसान होता है। तो अब हम जा रहे हैं एक स्लाइड के ऊपर, मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि वार्म अप की हमने बात की थी कि वार्म अप का स्ट्रक्चर क्या हो, उसकी बनावट क्या हो, उस हेडिंग के तहत हम डिस्कस करेंगे वार्म अप को, और उसमें न्यूरल पाथ्स कहाँ आते हैं। स्ट्रक्चर और वार्म अप में सबसे पहले आपने माइल्ड स्ट्रेच देना है, 1 से 2 मिनट इट टेक्स। फिर टेम्परेचर रेंज देना है। ऐसा बोल रहे हैं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कि कम से कम 8-10 मिनट लग जाते हैं अगर आप स्लो एक्टिविटी करें तो भी टेम्परेचर रेंज होने में, तो इसलिए ये टाइम रखा है। और मैंने तरीका बता दिया कि टेम्परेचर रेंज होने का पता कैसे चले। तो जैसे ही पसीना फूटने लगे, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है, तो वो इंडिकेशन है कि हमने मेजर स्ट्रेच कर लेना चाहिए। मेजर स्ट्रेच में जस्ट 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। मेजर स्ट्रेच में भी हमें कई बार जो ट्रेडिशनल वार्म अप है हमारा जो करते आ रहे हैं, उसमें कुछ एक्सरसाइज हम रिपीट करते रहते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे कि किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जब ये खत्म हो जाए सारा काम, मैट पे ब्रीदिंग, रोलिंग, सारी चीज हो जाए, तब आपने न्यूरल पाथ पे जाना है। उसको कराना ऐसे है, पहले अराउंड 3-4 वीक्स में एक ही मेसोसाइकिल में बच्चे सीख जाते हैं मूवमेंट से, और फिर उन मूवमेंट्स को जब बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो जब मूवमेंट्स ज्यादा होंगे आपके बच्चे के पास, तो रेसलिंग ज्यादा होगी, शिफ्टिंग एक स्टांस से दूसरे में ज्यादा होगी। ये वेरी सिंपल है, सिंपल फार्मूला है। तो हमने बच्चा जब नया आए उसको सीधा रेसलिंग में घुसाने की बजाय, सीधा टेक्नो टेक्टिकल की तरफ जाने की बजाय, उनको न्यूरल पाथ के थ्रू आपको आगे बढ़ाना चाहिए, न्यूरल पाथ। अब मैं ये बोलूं कि ये किस थ्योरी पे, आप पूछ सकते हैं ये सर किसने बोला है कि न्यूरल पाथ करने से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। देखिए, न्यूरल पाथ लास्ट में करते हैं, जस्ट बिफोर बाउट करते हैं, बिफोर टेक्निकल प्रैक्टिस करते हैं, बिफोर टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, बिफोर टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, बिफोर स्पारिंग करते हैं। आपने जोर करने हैं, स्पारिंग करनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग करनी है, इनसे पहले आप अगर ये वार्म अप करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है। उसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमारी, जैसे आप कोग्निटिव परफॉर्मेंस देनी होती है आपको, कोई जैसे मेरी टॉक है, कोई लेक्चर देना है, तो उसको कोग्निटिव परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो आप जाने से पहले बोलेंगे एक बार मैं दोहरा लेता हूँ उस चीज को, वो दोहराना हुआ रिहर्सल। जब आप रिहर्सल करके स्टेज पे जाएंगे या टॉक करेंगे ऑन वीडियो व्हाटएवर, तो परफॉर्मेंस बढ़ने के चांस रहते हैं क्योंकि वो मेमोरी में रहता है। ऐसे ही हमारी मसल के अंदर अगर
उसको पहले से एक बार रिवाइज कर लें जो काम आपने करना है, तो वो मसल मेमोरी में रहता है। और वो बोल रहे हैं साइंटिस्ट 3 से 12 मिनट के बीच बीच में वो काम आपने करना चाहिए। 3 मिनट से पहले करेंगे तो जो एक्सरसाइज की आपने न्यूरल्स, उसकी थकान का असर होगा। अगर 12 मिनट से बाद में करेंगे तो वो डेसिपेट हो जाता है उसका असर, वो मेमोरी डेसिपेट हो जाती है। डेसिपेट मतलब गायब हो जाती है जो मेमोरी। मसल के अंदर भी मेमोरी बनती है, जैसे दिमाग में मेमोरी बनती है ऐसे मसल में भी मेमोरी बनती है। ये काम करके जाएं आप मैट पे, तो जाते ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो मसल में मेमोरी जो है आपकी न्यूरल पाथ्स की, वो रेसलिंग की है और रेसलिंग को याद दिलाएगी, और ये उनके ऊपर बहुत अच्छा असर करेगी। जो कई रेसलर अब उनसे उनकी रेसलिंग बार आती है, अगर वो पहले से न्यूरल पाथ करके जाएंगे और 3 से 12 मिनट के बीच में उनकी रेसलिंग होगी। सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। तो उनको इसका न्यूरल पाथ का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो मेमोरी उसको फोर्स करेगी वो एक्शन करने के लिए, उसको बोलेगी। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो मैं अभी मेरे दिमाग में है वो चीजें बोल रहा हूँ आपको, तो आपके अंदर जो चीज है वो बाहर आएगी। न्यूरल हो चाहे वो न्यूरल पाथ्स के साइकोमोटर हो चाहे कोग्निटिव हो, लेकिन न्यूरल पाथ्स क्यों आए आप पूछ सकते हैं, जिसका मैकेनिज्म क्या है, हम क्यों माने इस बात को। तो एक और मैं स्लाइड शेयर करूंगा जिससे थोड़ी क्लैरिटी होगी। आप इनके वर्ड से मत घबराएं, लेकिन हमें अपनी कोचिंग को एवरेज से ऊपर लेके आने के लिए ऐसी बातों पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रेनिंग कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, एनालिसिस की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। और न्यूरल पाथ हम क्यों डाल दें, वो किस प्रिंसिपल पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्लीज देखिए, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास होना चाहिए इसलिए। ओह नो, ये एक्सरसाइज आ गया, सॉरी। मैं देख रहा हूँ, डोंट माइंड है, मैं थोड़ा मिलेगी, मेरे पास होनी चाहिए। ओह नो, देख रहा हूँ, हाँ ये आ गया। ओके, इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी, और इस पे आप सोच भी सकते हैं, किसी साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप, थ्योरी ये बोल रही है कि जो कंट्रेक्टाइल हिस्ट्री बनती है आपकी मसल में न्यूरल पाथ करने से, उससे आपकी मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैकेनिकल परफॉर्मेंस वो होती है मूवमेंट्स की, जैसे हमारे केस में मैकेनिकल परफॉर्मेंस है, हम मैट के ऊपर जाके मूवमेंट्स करने हैं, टेक्निक करनी है, बाउट के टाइम बच्चे को पुल करना है, पुश करना है, उठाना है, गिराना है, ये सारी मैकेनिकल परफॉर्मेंस है, मैकेनिकल परफॉर्मेंस है। लेकिन वो बोल रहा है कि सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव विद इन द रेंज ऑफ 3 to 12 मिनट्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुश्ती नहीं आई, बीच में चीफ गेस्ट आ गया, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, कुछ नहीं किया, तो सिर्फ आपने 90 सेकेंड्स का जो न्यूरल पाथ है वो एक बार दोहरा लेना है, वो एक बार दोहरा लेना है आपने 90 सेकेंड्स का, बस। सारी स्ट्रेचिंग मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दोहराना है आपको, न्यूरल पाथ ये दोहरा लेना, फिर कुश्ती कर लीजिए। वो बोल रहे हैं कि ये फोर्स इंप्रूव इन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियसली रिहर्स न्यूरल पाथ्स या लूप्स। देखिए इसका नाम है ना न्यूरल क्यों पड़ा। हम जब कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, बच्चे को उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, तो मैसेज जो आता है नर्व के थ्रू वो बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंपल्स बोलते हैं उसको, इंपल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपकी मसल कितनी भी मोटी हो सकती है, लेकिन अगर नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कुछ ना काम करेगी। नर्व तो आना ही पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कि कईयों को
ब्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो उनकी मसल तो रहती है लेकिन नर्व से इंपल्स नहीं आ रही, करंट नहीं आ रहा। तो ये बोल रहे हैं कि उसको अगर पहले से स्टिमुलेट कर दें, उसको एक्टिवेट कर दें, तो उसका फायदा पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशिएशन, यानी पोस्ट का मतलब एक्टिवेशन जो आपने किया, स्टिमुलेशन किया, उसके बाद ये बढ़ जाती है स्ट्रेंथ इसकी, इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो मूवमेंट आपके फास्ट होंगे। कई स्टडियों में करके देखा है ये, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन्होंने उससे पहले उस मसल को एक्टिवेट किया और फिर जंप करवाया। ऐसी कुछ स्टडी बोल रही है इसमें। अभी जो मैंने बात की, मेरी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको दिखाया कि ये बात, ये इसका कारण है कि हमने न्यूरल पाथ डालने ही चाहिए। अब मैं जल्दी से स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। स्ट्रक्चर कैसा आपका, जैसे इस पे स्ट्रक्चर हो गया, आपने, आई एम सॉरी, न्यूरल पाथ का आपको एक थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ न्यूरल पाथ को कैसे करना है। ये गया हमें, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। थोड़ा सा वेट कर लो। न्यूरल पाथ करेंगे 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। रेडी, पोजीशन, गो। स्टॉप, 30 सेकेंड रेस्ट। अब 20 सेकेंड करेंगे। रेडी, पोजीशन, गो। स्टॉप, 20 सेकेंड रेस्ट। लास्ट टाइम करेंगे भी 10 सेकेंड, लेकिन फास्ट करेंगे। रेडी, पोजीशन, गो। स्टॉप। ओके, गाइस, ये थोड़ा सा मैंने आपको, एक फ्रेंड है मेरा, आप जैसे आप लोगों की तरह ही, विजयपाल, उससे मैंने मंगवाई थी, वो करवाता है अपने अखाड़े में। उसने बोला सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें 30 सेकेंड आपने पहले मूवमेंट्स दिए। ये फ्री स्टाइल का न्यूरल पाथ था, ग्रीको का हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। तो इसमें 30 सेकेंड पहले किया ना, तो 30 सेकेंड के बाद, क्योंकि ये वीडियो छोटा बनाने के लिए इतना रेस्ट, प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। सॉरी, या ओके ओके। तो 30 सेकेंड के बाद कम से कम 30 सेकेंड रेस्ट जरूर दे दो, उसके बाद 20 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड रेस्ट जरूर दे दो, फिर 10 सेकेंड्स देना है। मैं आपसे एक शेयर करूंगा स्लाइड, उसमें कौन से वो मूवमेंट हैं फ्री स्टाइल के, वो होंगे और ग्रीको के होंगे। हमने न्यूरल्स को जब करा रहे हैं, तो अगर आपके पास फ्री स्टाइल के बच्चे, तो फ्री स्टाइल के मूवमेंट्स रिवाइज करेंगे। 30 सेकेंड्स में कितनी बार उन मूवमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, फिर 20 सेकेंड्स में कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, फिर 10 सेकेंड्स में मैक्सिमम स्पीड से कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद वार्म अप कंप्लीट है। उसके बाद आप कोई भी मैट वर्क करेंगे, चाहे कंपटीशन करेंगे, आपके परफॉर्मेंस बढ़ने के चांस रहते हैं। एक तो ये फायदा इसका है। दूसरा फायदा ये है कि जब ये सारे मूवमेंट्स
आपके रिफ्लेक्स लेवल पे चले जाएंगे तो आपकी रेसलिंग ज्यादा हो जाएगी। यू विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेसलिंग, टोटल रेसलिंग ज्यादा हो जाएगी आपकी, और वो रेसलिंग होगी जिसमें वर्सलिटी हो। अगर मेरे पास मूवमेंट नहीं है तो मोशन क्या करूंगा मैं? मोशन तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास कुछ होगा, मामला मेरे पास होगा। तो इनमें सारे स्टांसेस के मोटर एक्शन है इन मूवमेंट्स में। अगर सारे हैं तो वो उस स्टांस में भी शिफ्ट हो सकता है आराम से, तो रेसलिंग उसके पास बढ़ जाएगी। एक तो ये, और एक और भी फायदा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मूवमेंट्स करने से हर रोज बच्चे का टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर साउंड हो जाता है। उसको नई टेक्निक सिखाने में आपको सहूलियत होगी, जल्दी सीखेगा बच्चा। जिसके पास ये मूवमेंट्स होंगे ना, वो बच्चा कोई भी टेक्निक आप सिखाएंगे जल्दी सीखेगा। मीन्स if your wrestlers have got this, they are perfect on these movements, you can teach new techniques easily. It will be easier for you to develop new techno tactical combination. अगर वो नहीं है ये मूवमेंट्स उनके पास, वो टेक्निक से कटेगा, टेक्निक नहीं करेगा, मैट पे काम से कटेगा। अगर उसके पास वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स हैं, उसकी बॉडी में रिफ्लेक्स पे है मोटर एक्शन, तो वो करेगा आपका। इट्स वेरी सिंपल। तो एक और मैं बात यहाँ से टाइम के हिसाब से थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वार्म अप जब आप करते हैं, वार्म अप का पर्पस मैंने देखा है कुछ, इसका पर्पस है प्रिपरेशन, जस्ट प्रिपेयर करना आपने। वार्म अप में कई बार हम थका देते हैं बच्चों को। वार्म अप टायरिंग नहीं होना चाहिए, वार्म अप छोटा होना चाहिए। वार्म अप फड़क लाने के लिए करते हैं हम, थकाने के लिए नहीं करते। ये टेक अवे है आपका आज का कि वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन, वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन, तैयारी है, ये दिमाग में हमेशा रखो आप। इसलिए कई बार उसमें वार्म अप में जंप, एक टांग से जंप, अब टांग चेंज कर ले, दूसरी टांग से डड्डू चा, नो, व्हाई जंपिंग, व्हाई? क्योंकि सुनिए, कोचिज हम खुले दिल से बात कर रहे हैं और इन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ड्यूटी भी है और मैं इस जगह पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोचिज थोड़ा सा सिर्फ सिंपल ट्रेनिंग कराने से नहीं, कोचिंग को थोड़ा बढ़ाएं। मैं एक शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा सा उसके सहारे मैं आपको बता पाऊंगा कि वार्म अप जो है, यहाँ मैंने लिखा है इस बात को करने के लिए कि वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन, वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन, वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन गाइस, जस्ट प्रिपरेशन, तैयारी है किसी काम की, काम नहीं है। आप वार्म अप का पर्पस भूल जाते हैं। उसके 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कोई भी वार्म अप करे किसी भी खेल में, मूवमेंट स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 3 उद्देश्य सब आपके ऑब्जेक्टिव। पर्पस इज टू जस्ट प्रिपेयर, पर्पस इज टू प्रिपेयर, तैयार करना। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तैयार कैसे करेंगे? या तो आपकी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच होनी चाहिए, कोई स्ट्रेचिंग का पर्पस रहता है उसमें, या फिर भाई आप टेम्परेचर रेज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जी मैं टेम्परेचर रेज करना है मेरे को, फिर स्ट्रेचिंग करूंगा उसके बाद, इसलिए टेम्परेचर रेज कर रहा हूं। ओके, आप ये क्या कर रहे हैं, न्यूरल पाथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले काम में उसकी रिहर्सल कर रहा हूं मैं, इसलिए न्यूरल कर रहा हूं, न्यूरल पाथ कर रहा हूं। और न्यूरल पाथ जो है वो स्पीड से करना है, सिर्फ न्यूरल पाथ, सिर्फ न्यूरल्स ही स्पीड से करने हैं, न्यूरल्स ही स्पीड से करने, स्पीड से। प्लीज डोंट डू दिस ना, थैंक यू। स्पीड से करने, ये स्पीड से नहीं करने, स्पीड से नहीं करने आपने, सिर्फ ये स्पीड से करने। कई बार इंथुजियाज्म में हम स्ट्रेचिंग स्पीड से कर रहे हैं। हम कोचिज कई बार बोलते हैं स्पीड से करो, स्पीड से करो, स्पीड से करो, स्ट्रेचिंग, और ये स्पीड से नहीं,
सिर्फ लास्ट पाथ ऑफ योर वार्म अप, यहाँ पर स्टिमुलेशन देना है स्पीड का, रेस्ट ऑफ द थिंग्स नो स्पीड से। आप, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये सपोज ये मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ये वाला आई थिंक देख पा रहा हूँ। इसको स्पीड से करने का नो यूज, नो यूज। कई बार कोच बोलते हैं स्पीड से स्पीड से स्पीड से, नो, स्ट्रेचिंग नेवर स्पीड से, नेवर। वहां ऐसे बोलने से स्पीड थोड़ी डेवलप हो जाएगी कि स्पीड से, फिर तो स्पीड से खाना, स्पीड से, और स्पीड से स्पीड, एवरी टाइम स्पीड, नो। वार्म अप का स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट जब आता है बच्चा, माइल्ड स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा अकड़ खुलती, बस। फिर इजी एक्सरसाइज से टेम्परेचर रेज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, ऑन द स्पॉट रनिंग, या हल्का गेम छोटा सा। जब पसीना फूकने लगे फिर स्ट्रेचिंग करते। स्ट्रेचिंग में भी स्पीड नहीं दिखाना, नेवर डू दैट। आप स्प्रिंट मरवा रहे हैं वार्म अप में, स्ट्रॉन्ग वार्म अप, डड्डू चाल, थक रहा बच्चा, उठ रहा तो ऐसे कर रहा हूँ, पाँव से उठा नहीं जा रहा, भाई उसका अलग से सेशन रखो। वार्म अप इज ए प्रिपरेशन ओनली। एक पाँव पे जंप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट की एक्सरसाइज है घुटने पे, किस लिए कर रहे हैं मेरे को समझाओ आप। आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं ग्रुप पे नेक्स्ट क्लास के लिए कि सर जंपिंग इसलिए करा रहे हैं, क्या उससे स्ट्रेचिंग हो रही है? नो। क्या उससे रिहर्सल हो रही है? रिहर्सल मतलब मेन एक्टिविटी की, बाउट की, टेक्निक की कुछ रिहर्सल हो रही है क्या? नो। व्हेन यू आर जंपिंग ऑन लेग, नो रिहर्सल, नो स्ट्रेचिंग। बस ऐसे कराते आ रहे हैं सर, ट्रेडिशन चल रहा है, कर रहे हैं। भाई फायदा तो होना चाहिए ना उसका, आपका उससे एमएलटी से मेल तो खाना चाहिए। आप थका रहे हैं उसको। वार्म अप छोटा होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। फड़क के लिए वार्म अप कराते हैं, फड़क लेके आएंगे। आपने अगर ये है कि मैंने उसकी, आपको मालूम है जंपिंग जो आप कराएंगे उसकी, अगर ये क्या बोलते हैं, डड्डू चाल वगैरह और जंपिंग वगैरह, ये एक सेशन है मेन काम का। इसको आप शेड्यूल में डालिए कि आज हम प्लायोमेट्रिक करेंगे, अच्छी तरह वार्म अप हल्का करके प्लायोमेट्रिक्स करेंगे, उसमें कराइए। कई एक्सरसाइज ये अभी सभी तो यहाँ नहीं हम कर सकते। कुछ एक्सरसाइज जैसे, ये तो आपको भी मालूम है कि हर एक ज्वाइंट्स जो है कुछ मूवमेंट्स के लिए बना होता है, हम वही मूवमेंट्स कर सकते हैं वहां पर, दूसरे नहीं कर सकते। कई बार हमने देखा कि नी को, अभी नहीं कर रहे कोशिश शायद, नी को घुमाते रहते हैं। नी रोटेशन के लिए नहीं बना। एसीएल और पीसीएल जाता है तो रोटेशन की वजह से ही जाता है। कोई बोले सर जापानी कर रहे थे, वो ईरानी कर रहे थे, हमने उससे मतलब नहीं है, जापानी से रूसी, वो भी कोई चीज गलत कर सकते हैं, हमने साइंटिफिक इनपुट से मतलब है। वो बोल क्या कर रहे थे हमें मतलब नहीं है उससे। आपको ऐसी एक्सरसाइज हटा देनी चाहिए। छोटा वार्म 15 to 20 मिनट्स, दैट्स ऑल। स्ट्रक्चर में मैंने बताया वार्म अप इज फिनिश। आप फड़क में अब कुछ करवाओ आप उसको। अगर आपके शेड्यूल में प्लायोमेट्रिक्स है, जंपिंग वगैरह है, तो आप कराओ उसको। उसके बाद स्पीड से सिर्फ न्यूरल, उसमें ऑल आउट स्पीड से जाइए, स्टिमुलेट करिए इसको। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना उस सिस्टम को। नाउ न्यूरोमस्कुलर उत्तेजित हो जाएगा, फिर बाद में वो मेमोरी उसमें रहेगी, तो आपकी टेक्निक प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी टेक्निक ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग अच्छी होगी, स्पारिंग अच्छी होगी, चाहे छोटे इंटरवल हो, बड़े इंटरवल हो, या बाउट हो। या आपको थोड़ा सा भी बाउट से पहले गाइस कोचेज लगता है कि मेरा रेसलर थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है, उसको न्यूरल पाथ करा दीजिए 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, 10 सेकंड, बाउट से पहले थोड़ा सा भी, या गैप हो गया है बाउट में, कस्टम डाल लिया, ट्रैक शूट डाल लिया, बाउट नहीं हो रही, लेट हो गई,
थोड़ा सा उसको न्यूरल करा दीजिए। सारी स्ट्रेचिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। ट्रैक सूट ऊपर है, टेम्परेचर हाई रेज है, सिर्फ न्यूरल कराइए। मैं सिर्फ, और आप करा सकते हैं, न्यूरल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते, बच्चे आपको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एक कोशिश का मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। आई थिंक टाइम तो नहीं भाई, टाइम थोड़ा सा, मैं अगले अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि आपके टेक अवेज आपको ध्यान में रखने। आज के टेक अवेज क्या है? जब मैं टेक अवेज बोल रहा हूँ, कोई बात इंपॉर्टेंट आज की क्या हो सकती है आपके लिए? वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन, वो एक तैयारी है, ये बार बार दिमाग में रखो। वार्म अप शुड नॉट बी लॉन्गर एंड टायरिंग, लंबा नहीं होना चाहिए, टायरिंग नहीं होना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स। बिकॉज क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वार्म अप इज जस्ट ए प्रिपरेशन। ये गलत फहमी है हमारी। वार्म अप के थ्रू आप बच्चे की बायोमोटर डेवलप कर रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग मेथड ऑफ ट्रेनिंग। रॉन्ग मेथड है वो। आपको एक और लास्ट में शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं जाने नहीं दे रहा, 2 मिनट ले रहा हूँ आपकी, प्लीज सॉरी। और आपको एक और मैं दिखा देता हूँ ताकि आपके पास मैटर रहे। किसी ने मेरे को बोला कि सर हमारे पास कुछ मैटर तो होना चाहिए। न्यूरल पाथ के, ये फ्री स्टाइल के न्यूरल्स हैं, ये ग्रीको के हम अगली क्लास में न्यूरल को करेंगे। और ये ध्यान रहे कि न्यूरल्स के कम, इसके ग्रीक रोमन्स के कम है, क्योंकि ग्रीक रोमन्स लेग पे नहीं होती, आपको पता है। एक और मैं बात आपसे और कर रहा हूँ प्लीज। ओहो, ओके 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 ओके। कल का क्लास जो है वो आप ले लीजिए सर। ये क्लास रहेगा कुलदीप का, रोल ऑफ बायोमोटर सिंक। आप सभी ज्वाइन करना प्लीज। अच्छा टॉपिक है, कुलदीप को अच्छी तैयारी कर रखी है उसने। हम डिस्कस करेंगे कल। विल बी मीटिंग टुमारो। सभी का थैंक्स। और आप जिस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप, मैं बोल रहा हूँ कुछ नए शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, अच्छाई के लिए हम कर रहे हैं। मेरे को एक्सक्यूज करें, कुछ वर्ड मैं ऐसे डाल रहा हूँ, पोस्ट एक्टिवेशन, पोटेंशिएशन, दिस एंड दैट, न्यूरल्स, वो, लेकिन ये है कि आपके डाउट्स दूर हो जाएं और हमारी कोचिंग थोड़ी सी एवरेज से ऊपर हो जाए और रैंडम रिजल्ट ना आए, सिस्टमाइज आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, दैट्स ऑल। मैं भी थोड़ा टायर्ड सा हो गया बोल के, थैंक यू। कल मिलते हैं 10 बजे। और एक और मैं बताऊं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी वाइफ को भी शामिल कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैट पे जाके परमिशन लेके मैट पे गया। आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, ज्वाइन करें, कल है, कल ज्वाइन करें प्लीज। दैट्स ऑल, थैंक यू।